Assalamu alaikum. Our fourth lecture regarding placement. The topic is alliance, therapeutic alliance. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक अलायंस की डेफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फोर बेसिक की एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमें थेरेप्यूटिक अलायंस में, वो क्या हैं। हम उसके फाइव कैटेगरीज या फाइव उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट हम उसके फाइव कंपोनेंट्स जो हैं, जो कि हमें थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में मेंटेन करने चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी होना कितना इम्पोर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट हम उसके इम्पैक्ट्स, कि अगर आपकी थेरेप्यूटिक अलायंस जो है वो प्रॉपर डेवलप हो चुकी है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और हाउ थेरेपिस्ट कैन स्ट्रेंथन द थेरेप्यूटिक अलायंस, क्या हम थेरेप्यूटिक अलायंस को किस तरह से स्ट्रॉन्गली बिल्डअप रख सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास थेरेप्यूटिक अलायंस है क्या। बेसिकली हमारे पास ये कोलेब्रेशन आप कह लें, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कह लें, जो कि थेरेपिस्ट का और क्लाइंट का होता है। रेपो बिल्डिंग की तरह हम अगर थेरेप्यूटिक अलायंस को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इसको समटाइम वर्किंग अलायंस भी कहते हैं, कि थेरेप्यूटिक अलायंस जो है वो वर्किंग अलायंस है, और इसमें हम थेरेपी जो है हम उसमें उस वक्त तक प्रोग्रेस हासिल नहीं कर सकते या हम उतनी एक्सैक्ट नहीं ले पाते जब तक हम अपने अलायंस को लेके नहीं चलते हैं प्रॉपर वे में। इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो इंट्रोडक्शन इसका हमेशा डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप है, तो इसमें आपका ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप दोनों मिलकर पॉजिटिवली वर्कआउट करें और अपना जो भी चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं और जिस पॉजिटिव पॉइंट को आपने अचीव करना है आप उसको मिलकर वर्किंग करें और उस पॉइंट को रीच आउट कर लें। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी गोल्स ऑफ द थेरेपी और आपकी इफेक्टिवली जो भी डिस्कशंस हैं आप उस किस तरह से अचीव करें, ये आपका थेरेप्यूटिक अलायंस पे डिपेंड करता है, कि आप अपनी बाउंड्रीज को भी मेंटेन रखें। आप क्लाइंट समटाइम इतना उसको सपोर्टिव नहीं होता, लेकिन आपको उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, आप उसको वर्डली जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल कोलैबोरेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि आप उसकी इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। अगर आप क्लाइंट को आते ही कह दें कि भाई आपकी इस पॉइंट पे मिस्टेक है, वो आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा, वो शेयर नहीं करेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ जो आपका थेरेप्यूटिक अलायंस है वो आपको हेल्प आउट करता है, कि आपने कितनी अच्छी तरह से क्लाइंट को उसके ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है, और उसको किस तरह से आप इनकरेज करेंगे कि वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेशन करे। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको कोपिंग स्टेटमेंट या डीप ब्रीथिंग फॉर एग्जांपल उसको सिखा के भेज दिया, उसको गाइड किया कि आपने वॉक करनी है, आपने अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना है, उसको स्केड्यूल बना के दे दिया, और आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप नहीं हुआ इन सारी चीज़ों के बावजूद, तो वो उन पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप थेरेप्यूटिक अलायंस और रैपो बिल्डिंग अच्छी बिल्डअप कर लेते हैं, आप उसको अपनी प्रोफेशनल सपोर्ट और प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस भी देते हैं क्लाइंट को, तो वो ना चाहते हुए भी आपकी बात पे अमल करना शुरू कर देगा। अगर तो आप उसे 10 बातें बताकर भेजते हैं तो ज़रूरी है कि क्लाइंट आपकी 8 या 7 बातों को फॉलो करे, और वो जब आपके पास वापस आता है और आपको खुद ब खुद उन पॉइंट का भी बताएगा जिन पे उसने काम किया, और वो पॉइंट भी डिस्कस करेगा जिस पे उसने काम नहीं किया। तो डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग अपना थेरेप्यूटिक अलायंस को लेके चलते हैं। अच्छा जी, आपने थेरेप्यूटिक अलायंस को किस तरह से इनकरेज करना है, कि आप उसके हीलिंग प्रोसेस को हील करेंगे, मीन्स उसके जो भी इश्यूज हैं आप उसको मिलकर सॉल्व आउट करेंगे, आप उसको डायरेक्टिव वे में लेके चलेंगे और आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलना शुरू कर देंगे। फिर जब क्लाइंट आपको फॉलो करता है और उसका आप ट्रीटमेंटल जो रिकमेंडेशंस हैं वो बता देते हैं कि ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे काम हैं जो कि हमें मुश्किल लगते हैं लेकिन हम उसको रूटीन में कर रहे होते हैं। जब आप उसको रूटीन में कर रहे होते हैं तो वो काम मुश्किल नहीं रहते हैं, आप उसको ईज़िएस्ट वे में ले जाते हैं। यहाँ पे आपकी चलती हैं कि आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट को कितने अच्छे तरीके से एक्सपोज़ करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थेरेपिस्ट का काम है, कि आप उसको फ़ील करवाएँ, आप उसको एक्सेप्टेंस दे दें उसके सेल्फ से रिलेटेड भी,
कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को ये डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है तो आप ब्रेन ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं कि आप इसको ट्राई करें। आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, लेकिन आपको ट्राई करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। आप एक बार करके देखें, अगर आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा, हम इस काम को दोबारा से नहीं करेंगे। मीन्स कि हमने क्लाइंट को फ्री हैंड दे दिया कि वो करना चाहता है, और अगर उससे हो गया तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहा या उसको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस आई तो हम अपने पॉइंट्स को चेंज कर लेंगे। एज अ थेरेपिस्ट अगर आपका क्लाइंट आपसे 2 कदम आ गया तो आपने उससे 4 कदम आगे ज़रूर रहना। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आफ्टर हिस्ट्री टेकिंग, आफ्टर आप उसका एमएससी जब ले लेते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है आप उसका कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। पेशेंट काम इजीली करने वाला है या आपको उससे वो काम मेहनत से करवाना है। अगर आपने उससे 15 काम करवाना है तो आप पहले उसको 5 पॉइंट्स देंगे, आप उसको 5 हिंट्स देंगे कि ये तरीके हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और जो भी आपके लिए इजी हो आप उन वेज को अडॉप्ट कर लें। फिर आपके पास आ जाते हैं जी 4 की एलिमेंट्स ऑफ द थेरेप्यूटिक अलायंस। थेरेप्यूटिक अलायंस अगेन आपके थेरेपिस्ट और क्लाइंट के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम्स बताएं। आप पेशेंट को बता सकते हैं कि अगर हम इस तरह से चलें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको उन पॉइंट्स को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, आपको उन पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ एज अ थेरेपिस्ट। फिर जब ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, आप इनकरेज करेंगे तो ये चीज़ें आपको गाइड कर देती हैं कि आप ना तो थेरेपेटिक अलायंस को मेंटेन कर सकते हैं और ना ही थेरेपेटिक अलायंस जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो रेपो बिल्डिंग पे आपको सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव और इंटरेक्टिव वेज में। वो इसलिए कि अगर आपकी रेपो अच्छी बिल्डअप हो जाएगी तो आप उसको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसको इस बात का यकीन दिलवा देते हैं कि आप उसको जज नहीं करेंगे, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो नॉन जजमेंटल होगी। मीन्स कि आपको अपने क्लाइंट को भी गलतियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में। अब ये नहीं है कि आप उसको गलतियों और खामियों जो हैं उसकी खूबियाँ वो हर हाल में एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस का मीन्स है कि आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए उसको उस पॉइंट से, उन हालात से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपके पास एडिक्टिव आए और आप कहेंगे भाई बहुत अच्छी बात है, आप उससे कि ठीक है। बहुत सारे लोग इस आदत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अब आप इस आदत से, इस हालत से निकलना चाह रहे हैं और हम आपको प्रॉपर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी उन पॉइंट्स को फॉलो करें। अब ऐसा नहीं है कि वो गलतियाँ करके आपके पास आए, आप उसे एक्सेप्ट करके उसको एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएट करना नहीं है, एक्सेप्टेंस मीन्स कि उसने जो कर लिया, उसकी लाइफ में जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, आपने उसको गाइड करना है कि आप उसकी जो भी मसाइल है वो उन पॉइंट से छुटकारा पा सकता है या पा सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस बात को छोड़ देना है कि आपकी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ। अब आपने उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जो कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने पास से बाहर निकलें, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, उस वक्त पे फोकस करें, उस वक्त को देखें, उस वक्त को गुजारें जो आपके पास है। तो वो आप जब तक उसको पॉजिटिव रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप उसको उसकी बाउंड्रीज क्लियरली बता देते हैं कि क्या हैं, और उसको फीडबैक जो है उसके एम्पैथेटिक मैनर में लेके चलते हैं। आपने सिंपैथी अपनी फील्ड में भूल जाना है, आपने उसको एक्टिवली लिसन करना है। ऑब्वियसली एज अ थेरेपिस्ट आपकी भी कभी इंसान फेडअप हो जाता है या आपके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ने अपनी जो भी टायर्डनेस है वो क्लाइंट पे शो ऑफ नहीं होने देनी है, आपने उसको एक्टिवली लिसन करना है। आप जब उसको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो प्रॉपर वे में गाइड हो जाता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग लाई नहीं करती हैं। फिर आ जाता है आपके पास म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन गोल्स, कि आपने उसको उसके गोल्स बताने हैं। उसके गोल्स मीन से उसके ट्रीटमेंट्स के, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो गोल्स हैं आप उसको बता देंगे कि हम इस तरह से काम करेंगे और दोनों को मिल के करना पड़ेगा। आप भी मेरी बात माने, क्योंकि आप अपनी इस आदत से छुटकारा चाह रहे हैं या आप अपने इन मसाइल से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप इन्हीं हालात में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाह रहे हैं।
तो आप भी मेहनत करें। मैं आपको डायरेक्शंस दे सकता या दे सकती हूँ, लेकिन उनका फ़ायदा तब होगा जब आप इस पे अमल करेंगे। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो मैं आपको सारी ज़िंदगी भी गाइडलाइन प्रोवाइड करती रहूँ, आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि विद द पैसेज ऑफ सेशन एंड फॉलो अप्स आप उन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें, उन पे फॉलो करें और उन पे कंसिस्टेंट रहें। फिर ही आप जो है अपने लाइफ गोल्स को एक्सेस कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक अलायंस जो है वो ऑब्वियसली आपके भी होंगे, एज अ थेरेपिस्ट आपने उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना है और उसके ट्रीटमेंट को पॉजिटिव आउटकम में चेंज करना है, और उसके लिए आपने उसके पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देनी है। फिर आपके पास आ जाएगा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो एज अ थेरेपिस्ट और अ क्लाइंट आप दोनों ने रियलिस्टिक वे में अपने अचीवमेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। आपने फैंटेसी लाइफ की तरफ, अगर आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा फैंटेसी लाइफ को पसंद करता है या पसंद करती है, रहना चाहती है अपने ख्यालात में, आपने उसको रियलिस्टिक वे में लेके आना है। अब फैंटेसी लाइफ बुरी नहीं होती है अगर वो आपकी रियल लाइफ को इफेक्ट ना करे, उस पर इफेक्ट शो ना करे। लेकिन अगर आपकी फैंटेसीज आपकी रियल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं तो आपने उसको रियलिस्टिक वे में ही लेके जाना। आपने उसको बताना है कि आपकी रियल लाइफ ऐसी है लेकिन इसमें इश्यूज हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने इन इश्यूज से भागें और आप इनको अवॉइड करें, लेकिन आप अपने रियल लाइफ में रहते हुए जो भी इश्यूज हैं आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। समटाइम हम अपने बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी रियल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो है इन्हें मिनिमाइज करें और दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें। उन चीज़ों को एंजॉय करें जो कि आपके पास मौजूद हैं, ना कि उन चीज़ों के पीछे आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करें जो कि आपकी सेक्स में नहीं है। तो रियल लाइफ और एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसमें फीलिंग जो है अपॉइंटमेंट और वो फ्रस्ट्रेटेड जो हो जाता है वो चीज़ें कम हो जाएंगी जब वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करेगा तो वो उनको इंजॉय भी करेगा। अच्छा जी, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों का काम है कि वो अपने प्रोग्रेस की तरफ मूव करें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हुए देखें कि आपके थेरेपी गोल्स क्या हैं, आपके ट्रीटमेंट पॉइंट्स क्या हैं। फिर जो थेरेपिस्ट है वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करे और प्रॉपर सपोर्ट दे के आप जब चाहें अपने एक्टिवली रोल को, अपने हीलिंग प्रोसेस को और अपने उन इश्यूज़ को जिनको आप लग रहे हैं कि आपको काम करना चाहिए, आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए, आप मूव करें। और जब चाहे कि आप अकेले इन पॉइंट से, इन हालात से, इन सोचों से नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपने टाइम से पहले भी फॉलो अप सेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो आप अपने टाइम पे ही फॉलो अप के लिए आएँ और तब तक आप उन पॉइंट्स पे एक्टिवली वर्किंग करें और देखें कि आपने आपकी ड्यूरेशन में या आपकी लाइफ में और इससे पहले जो टाइम था इन दोनों में क्या चेंज महसूस किया। और ये सारा क्लाइंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो कितनी एक्टिवली फंक्शनिंग कर रहे हैं और कितनी एक्टिवली वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फिर आ जाएंगे जी आपके 5 टाइप्स ऑफ द थेरेप्यूटिक अलायंस। 5 जो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं कि उनका आपकी लाइफ पे, मीन्स के क्लाइंट की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से पॉजिटिव वे में चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थेरेप्यूटिक अलायंस कैन बी यूज्ड टू अचीव डिफरेंट गोल्स। आपके डिफरेंट थेरेप्यूटिक अलायंसेस हैं, टाइप्स हैं जिनको आप अकॉर्डिंग टू इश्यूज यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं मोटिवेशनल लेवल को कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से गाइड करें। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है जी डायरेक्टिव अलायंस। अब डायरेक्टिव अलायंस क्या है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें थेरेपिस्ट जो है वो एक्टिवली इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर रहा था, फीडबैक जो है उसको फैसिलिटेट करता है कि उसका जो बिहेवियर है, जो इंस्ट्रक्शन हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, उसके बिहेवियर, उसके थॉट को चेंज कर दें। अब एक पेशेंट ऐसी थी जो कि शादी के बाद उन दोनों का रिलेशन वैसा मेंटेन नहीं रहा क्योंकि वो कम को थी, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था और थी भी एक एक, और उसका शोहर इगोइस्टिक था। अब दोनों में वैसी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हुई।
लेकिन उनकी जब सेपरेशन तक बात पहुंची, अब वो डाइवोर्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी अपने शोहर से। जब वो थेरेपी के लिए आई, कंसल्टेशन उसने किया और उसको प्रॉपर गाइड किया गया। बैठे बैठे अगर आपका क्लाइंट आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आपको रिस्पॉन्स करता है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा, उसको बताया गया कि आपको बोलना नहीं पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा बातें चाहे ना करें, लेकिन आप इनिशियली वे में लेके चल सकती हैं। हाल चाल पूछा, सलाम दुआ किया, आपने खाना दिया, और उसके बाद हो सकता है कि आपका हस्बैंड आपके साथ इन्वॉल्व हो कि वो इन बातों को, इस बोलने चालने का जो अमल है इसको कंटिन्यू रखें, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जब आप पेशेंट को गाइड कर रहे हों तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें, और अगर वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर देता है कि आपकी बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो उसी वक्त उस पर अमल करना शुरू कर देता है। अब जब उसको ये समझाया गया, उसने अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड किया एट अ मोमेंट, और उसने घर जाके उससे शेयर किया, और उसने फैसला किया कि अब वो वापस अपने ससुराल जाएगी और वहीं पे ही अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करेगी, और ट्राई करेगी कि वो उसके साथ बातों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो इन्वॉल्व ना होना उसकी लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा था। तो आपकी जो भी डायरेक्टिव अलाइंस हैं वो आपके गोल्स पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने ट्रीटमेंट को किस तरह से लेके चल रहे हैं। नॉन डायरेक्टिव जो अलाइंस हैं उसमें आपका पैसिव रोल होता है। मीन्स कि आप पेशेंट को कहते हैं कि आप बताएं आप अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपके पास पॉसिबल रीजंस क्या हैं कि ये इश्यू है आपके पास, आप डिप्रेस हैं या आपको किसी चीज़ की टेंशन है और आपको लगता है कि आप उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। आप पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है आप उस पे ही छोड़ देते हैं। आप उससे कहते हैं कि आप बताएं कि आप इन इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, और पेशेंट आपको बताता है। जब वो आपको बता दें, आप उन्हीं क्लूज़ को पकड़ें और उसको उसके ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूड कर दें। फैसिलिटेटिव अलाइंस आ जाएगा। फैसिलिटेटिव जो अलाइंस है उसमें आप एक्सप्लोर करते हैं क्लाइंट की फीलिंग्स क्या हैं, उसके थॉट, उसकी सोचें कैसी हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, और उसका पोटेंशियल ग्रोथ जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट हो सकती है या हुई है। थेरेपिस्ट जो है उसका इफ़ेक्ट होता है कि वो उसके फैसिलिटेटिव जो भी अलाइंस है उसकी इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करे, और वही स्किल्स उसके सक्सेस का एक पॉइंट बन जाती हैं। फिर आ जाता है जी आपके पास स्पोर्टिव अलाइंस। जब जो आपके पास स्पोर्टिव अलाइंस है उसमें थेरेपिस्ट जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल जोन में लेके आता है कि अब वो जो करना चाहता है या चाहती है, जो चाह रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करें और वो कर सकते हैं। सम टाइम अगर आप पेशेंट को प्रॉपर वे दे देते हैं कि आप जो करना चाहते हैं आप कर लें, जब वो कर लेते हैं उनको उसके आउटकम पॉजिटिव ना मिले तो वो वापस मूव कर लेते हैं। सम टाइम आपको ऐसा ही उसको रास्ता देना पड़ता है कि वो सिर्फ वही करे जो कि आप चाहते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा टास्क ओरिएंटेड अलाइंस। टास्क ओरिएंटेड जो अलाइंस हैं आपके पास, उनका फोकस होता है कि क्लाइंट कितना अटेन रहता है, मीन्स के एक्टिव रहता है कि अपने गोल्स को अचीव कर लें, और जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें, और जो असाइनमेंट आप उसको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैनिक आपके पास जो हैं पेशेंट, आप उनको एक आउटलाइन बना के दे देते हैं, या जो कन्वर्जन के हैं कि उन्हें दौरा पड़ता है तो उन्हें किस वक्त पे दौरा पड़ा और उसकी इंटेंसिटी क्या थी, दौरा पड़ने से पहले उसके दिमाग में क्या ख्यालात आए या क्या सोचें चल रही थी, दौरे के बाद उसने कैसा महसूस किया, और उसकी जो ड्यूरेशन था दौरे का वो कितना रहा। इन सारी बातों से आपके पास एक प्रॉपर हिस्ट्री आ जाएगी कि क्लाइंट ने कैसा फील किया और वो इन चीज़ों पे किस तरह से वर्किंग करना चाह रहे हैं, और आपने जो उनको गाइडलाइन दी, फॉर एग्जांपल कि उसने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी थी, या उसने डीप ब्रीथिंग करनी थी, या उसने कॉपिंग स्टेटमेंट को रिवाइज करना था इन अ डे, तो वो कितनी बार उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, या वो अपने ट्रीटमेंट प्लान पे पहले तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और इंटरेस्टिंग था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंटरेस्ट को लॉस्ट कर रहा है। अब उस इंटरेस्ट के कमी की जो वजह है वो क्या है, आपने उसको मेंटेन रखना है। हर सेशन में पेशेंट कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आपके पास आता है और कुछ न्यू इश्यूज और प्रॉब्लम्स को भी लेके आता है। तो इन सारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स और जो भी सक्सेस है आपके ट्रीटमेंट प्लान की, आपने उन पर फोकस रखते हुए उसको
ओरिएंटेड रखना है कि वो अपने इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकता है। जिस तरह से उसने पहले इश्यूज़ को रिजॉल्व किया, इसी तरह से वो अभी अपने मज़ीद जो मसाइल हैं उनको सॉल्व आउट कर सकता है।